फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पूछे गए हैं घटना चक्र से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड और यूपी पीसीएसजे और भी अदर जुडिशरी एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधि शास्त्र मानवीय एवं दैविक चीज़ों का ज्ञान है। यह न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन किसका है? आई होप सभी जानते होंगे। मानवीय और दैविक चीज़ों का ज्ञान किसने बताया है? अल्पियन ने। तो जुडिशरी विधि शास्त्र को अल्पियन ने मानवीय और दैविक विधि का ज्ञान बताया है। और यह है परिभाषा विधि शास्त्र की आदर्शवादी परिभाषा की श्रेणी में मानी जाती है। अल्पियन की परिभाषा के दो भाग हैं। प्रथम भाग में समाज के लोगों के संबंधों को निर्धारित करने वाले दैवीय और मानवीय स्रोतों द्वारा प्राप्त विधियों का अध्ययन अपेक्षित है। और द्वितीय भाग में विधि शास्त्र को ऐसा विज्ञान माना गया है जिसके द्वारा न्याय को अन्याय से अलग किया जा सके। अल्पियन की परिभाषा जेमिनी द्वारा दी गई विधि धर्म की परिभाषा के सन्निकट है। ठीक है, तो ये धर्म से जोड़ के चलते हैं अल्पियन जूरिस्प्रूडेंस को। विधि शास्त्र दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान है। वही ये पहले जेएस में पूछा गया, आरटीएस में और यूपी पीसीएसजे में तो पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसने कहा कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? तो ये कहा है लास्की ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, विधि शास्त्र का नेत्र लास्की। लास्की के अनुसार विधि शास्त्र विधि का वह नेत्र है जिसके आधार पर हम विभिन्न विधियों को समझ सकते हैं। ठीक है, तथा यह कथन है कि जिसकी कसौटी पर हम विधियों को परख सकते हैं और उन पर अनुसंधान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? तो ये हार्ट। ठीक है, तो ये जूरिस्प्रूडेंस को अरेंजमेंट ऑफ रूल्स बताते हैं। ठीक है, हार्ट विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित हैं और हार्ट ने ऑस्टिन से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चयात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि ऑस्टिन अलग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है विधि दर्शन के कैटेगोरिकल इम्परेटिव का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो किया गया था इमैनुअल कांट के द्वारा। ठीक है, कैटेगोरियल इम्परेटिव, इसको याद करने का ये है कैसे कांट और कैसे कैटेगोरियल इम्परेटिव। तो मैंने तो इस तरह से याद कर रखा है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? तो ये कहा है जूलियस स्टोन ने। जहाँ भी अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता दिखे, आंख बंद करके जूलियस स्टोन लगा दीजिएगा। तो प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक लीगल सिस्टम एंड लायर्स रीजनिंग और द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति कहा है। इसका आशय यह है कि अधिवक्ता गण वर्तमान ज्ञान के स्रोतों के आधार पर विधि की अवधारणाओं, पद्धतियों, आदर्शों का जो परीक्षण करते हैं, इसे ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोफेसर स्टोन ने विधि शास्त्र की विषय सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया है। एक विश्लेषणात्मक, एक क्रियात्मक और न्याय के सिद्धांत में विभाजित किया है। यह किसका अवलोकन है कि विधि शास्त्र विधिवक्ताओं की बाह्यदर्शिता है? तो यह है स्टोन का। ठीक है, तो विधि शास्त्र विधिवक्ताओं की बाह्य दर्शिता है और ये कहा है स्टोन ने। और ये भी कि यह अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता है, ये भी स्टोन ने कहा है। वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये भी जूलियस स्टोन ने कहा। जहाँ भी अधिवक्ता, वकील और विधिवक्ता आ जाए, आपको आंख बंद करके जूलियस स्टोन लगाना है। नेक्स्ट है द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी जूलियस स्टोन की है। ठीक है, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। ये कहा जेरोम फ्रैंक ने। तो कपोल कल्पना किस तरह से की? एज ए फ्रैंक की। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। फ्रैंकली एक कपोल कल्पना की है, तो ये कहा है फ्रैंक ने। और विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, ये कहा है एलन ने। और विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, एक कथन किसका? सीके एलन का ही है। ठीक है, तो सीके एलन ने इसे मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण कहा है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि से अभिप्राय है राज्य का संपूर्ण विधि विधान। ठीक है, तो विधि से अभिप्राय है राज्य के संपूर्ण विधि विधान से और यह किसी विशिष्ट कानून तक सीमित नहीं है। मतलब विधि में सब कुछ इंक्लूड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है,
और वस्तुतः विधि के अंतर्गत स्वयं प्रत्यक्ष विधि और विधि का बल रखने वाले कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा इत्यादि भी सम्मिलित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संहिता के सिद्धांत का प्रतिपादन आई होप सभी जानते होंगे ग्रोशियस ने किया था। सामाजिक संहिता के सिद्धांत का प्रतिपादन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता हॉलैंड के विधिवेत्ता, ये कहाँ के थे? हॉलैंड के। और किसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के इन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है। और इन्होंने राज्य एवं जनता के मध्य बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए सामाजिक संहिता सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने सामाजिक संहिता सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया। ठीक है, तो प्रतिपादन ह्यूगो ग्रोशियस ने किया था और इसका विस्तृत विमोचन किसने किया? हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में भी सामाजिक संहिता के सिद्धांत का वर्णन है। यही पूछ लिया जाता है किसकी बुक है रिपब्लिक? तो प्लेटो की। राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संहिता है, यह कथन किसका है? यह है ग्रोशियस का। तो राजनीतिक समाज का आधार संहिता का भारतीय सामाजिक संहिता है। ग्रोशियस सामाजिक संहिता आया तब ग्रोशियस समझ ही जाना। नेक्स्ट है नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था तो यूनानी यानी ग्रीक विचारधारा में। नैसर्गिक विधि की आधारशिला किसने रखी थी? तो हेराक्लिटस ने रखी थी। पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का दर्शन यूनानी यानी ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में पाया जाता है। ठीक है, उन्होंने प्रकृति के 3 लक्षण यानी सांसारिक नियत यानी डेस्टिनी और व्यवस्था यानी ऑर्डर, विवेक यानी रीजन को बताया था। ठीक है, और हेराक्लिटस का मानना था कि प्रकृति की वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है तथा उनमें पारस्परिक सामंजस्य की व्यवस्था भी है, यानी कि उन्होंने नेचुरल लॉ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्हें नेचुरल लॉ सिद्धांत का यूनानी ये दर्शन के प्रतिपादक माने गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत भी है, पक्षपात का सिद्धांत भी है और युक्तित्व का सिद्धांत भी, जबकि प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि से संबंधित नहीं है? तो प्राकृतिक विधि से संबंधित है रूसो, स्टोइक्स और एक्विनास। कैल्सन नहीं है, ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्री हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? तो ये था जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम जो थे नैसर्गिक विधि विचारधारा के विरोधी थे। और इमैनुअल कांट, स्टेमलर तथा जॉन रॉल्स ने, ये तीनों नैसर्गिक विधि के विधिशास्त्री हैं। कौन कौन से? इमैनुअल कांट, स्टेमलर एंड जॉन रॉल्स। और जबकि जेरेमी बेंथम विश्लेषणात्मक शाखा के विचारक हैं। ठीक है, तथा ये सभी ऑस्टिन की ही भांति प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आलोचक थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो यह है सुकरात। जो नेचुरल लॉ है उसके संबंध में यूनानी दर्शन के जन्मदाता सुकरात हैं। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन की आधारशिला हेराक्लिटस ने 500 ईस्वी पूर्व में रखी थी, 500 ईसा पूर्व में। और सोफिस्ट ने हेराक्लिटस के विचार को अपना कर यूनानी दर्शन को धर्म से अलग किया। सुकरात 469 से 395 ईस्वी में सोफिस्ट के विचार को अपनाया तथा उसमें सुधार किया। प्लेटो 427 से 347 ईस्वी पूर्व में सुकरात के विचार को 4 वार्तालापों में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है सुकरात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था सन ऑगस्टीन के द्वारा। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र सन ऑगस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार युग में नैसर्गिक विधि का एक नया विवेचन दिया था। तो ये वही आ गया सन ऑगस्टाइन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है। किसने कहा है? ह्यूगो ग्रोशियस ने। प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है।
ह्यूगो ग्रोशियस ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय दिया जाता है किसको? स्टेमलर को। तो ग्रोशियस 1583 से 1683 ईस्वी तक थे और लोग 1632 से 1704, होब्स 1588 से 1679, तो स्टेमलर 1859 से 1938 में रहे। अतः स्टेमलर ही उपयुक्त उत्तर है क्योंकि यही मात्र 19वीं शताब्दी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है? तो सजीव विधि, जबकि दैवीय, नैतिक, सार्वलौकिक विधि प्राकृतिक विधि है। नेक्स्ट चलते हैं 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनर्जीवन के लिए श्रेय दिया जाता है तो स्टेमलर को दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती है अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है, यह प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। यह विचार विशेष रूप से संबंधित है स्टेमलर से। नेक्स्ट है टेकिंग राइट्स सीरियसली पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है डार्किन। तो डार्किन जो कि 1777 में इन्होंने 1977 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसमें न्यायिक विवेक, संवैधानिक व्याख्या और विधायी नैतिकता पर हार्ट डेवलिन की महत्वपूर्ण चर्चा शामिल है, जो उनकी डिबेट थी, ठीक है, हार्ट और डेवलिन की। तो टेकिंग राइट सीरियसली पुस्तक के लेखक कौन है? डार्किन। निम्न में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है? तो आई होप सभी जानते हैं, बेंथम, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। और निम्नलिखित में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है? ऐसा कहा था एक कृपक बनाम भारत संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी, यह कथन किसका है? तो यह है लॉर्ड ऑफ हेम्पस्टेड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री कौन है? तो यह है हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधिशास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है? तो नैसर्गिक विधि शाखा में स्टोइक ने अपनी, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति जो को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए, ये किसने कहा है? यह कहा है सुकरात ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, यह कथन निम्न में से किसका? यह है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया? तो ये दिया नैसर्गिक विधि शाखा ने। परिवर्ती अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक कौन था? तो ये थे स्टेमलर। स्टेमलर ने विधि को दो भागों में विभाजित किया, विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिशास्त्र निम्नलिखित विधिशास्त्री को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि यानी नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है? तो यह है स्टेमलर। निम्नलिखित विधि वेत्ताओं में से किसके विधि सिद्धांत को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया गया? तो आर स्टेमलर की। यह बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचारित की गई है? सिसरो के द्वारा। और विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यह कथन कहा है सिसरो ने। सभी प्रमाणवादी विधि एक न्यायोचित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है, यह कथन किसका है? रूसो का। किसने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी? तो ये रखी बेंथम ने। और प्रकृति ने मानव को सुख और दुख के अधीन रखा है, ये किसका कथन है? बेंथम का। तो बेंथम के अनुसार नैतिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में इन्होंने उपयोगितावादी का सिद्धांत को लागू किया था और इन्होंने उपयोगितावादी को सुख का पर्यायवाची मानते हुए उसे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पर आधारित किया और कहा कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख इन दोनों के शक्तियों के साम्राज्य के अधीन कर रखा है। निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावाद का प्रतिपादन करता माना जाता है? तो माना जाता है बेंथम को। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक के लेखक जेरमी बेंथम है, ठीक है।
तो ये हमने 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आगे भी आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।